नमस्कार, मैं हूँ रश्मि कुलवंत चावला और आप देख रहे हैं पोइट्री एंड यू। शब्दों के बहते समुद्र में कलम की नौका पर सवार होता है। जो सबके मन की बात कह दे वो कलाकार होता है। नमस्कार। कलाकारों की तमाम बातों और कला से जुड़ी सारी बारीकियों को आप तक पहुंचाने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं अभिव्यक्ति के साथ। इसी क्रम में आज हमारे बीच हैं एक बहुत खूबसूरत और बेहद खुशमिजाज कवयित्री रश्मि कुलवंत चावला। मैम, अभिव्यक्ति पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। आपके जीवन का सफ़र कैसा रहा? हमें कुछ बताइए अपने बारे में। जीवन का सफ़र के बारे में अगर कुछ बोलूँ तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जैसे मैं एक लेखिका हूँ, राइटर हूँ, और बिना कहानी में ट्विस्ट के पढ़ने वालों को वो कहानी अच्छी रोचक नहीं लगेगी। ठीक उसी प्रकार से वो जो ऊपर बैठा लेखक है वो हम लोग की कहानी में जब तक ट्विस्ट नहीं डालेगा तब तक काम नहीं बनेगा। नहीं तो कोई भी पूछेगा तो क्या कहेंगे हम, सुख ही है। जब तक दुख सुख पैरेलल में ना चले तब तक मज़ा नहीं आता। और इसी क्रम में मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसे आप उतार चढ़ाव कह रहे हैं। उसी क्रम में अगर एक बताया जाए तो मैं जब छोटी सी थी तो मेरे पिताजी की डैडी की फैक्ट्री बंद हो गई जिस कंपनी में काम करते थे। मैंने आर्थिक तंगी देखी। फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में जब डैडी ने दूसरा काम शुरू किया, फिर उसके बाद भैया की नौकरी लगी, फिर मेरा काम बना, धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटल्ड होती रहीं। वो एक दौर था, गुजर गया। फिर उसके बाद नौकरी के बाद शादी हुई। शादी मेरी हिंदू परिवार में हुई है क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार से बिलोंग करती हूँ और दूसरे धर्म की चीज़ों को समझना एक पारिवारिक बहुत खूबसूरत बात है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। धन्यवाद। और उसको फिर उसके आगे बढ़े, फिर घर परिवार नौकरी और फिर कविताओं में, यही सब धीरे 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 चलता गया। और चूँकि मैं एक बिजनेसमैन की वाइफ हूँ तो नफ़ा नुकसान तो चलता रहता है, उसके लिए लेके चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैम, आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? लिखने का मैंने सबसे पहले शुरू किया था क्लास 9th में थी, तो मैंने 8-10 लाइन की एक छोटी सी कविता लिखी थी। सामाजिक मुद्दे पे थी कि इंसान और ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं और इंसान कैसे समाज में आके खुद को बदलता ही जा रहा है और ईश्वर को खो बैठा है। उस मुद्दे पे मैंने इतने गहन मुद्दे पर आपने लिखा उस छोटी सी उम्र में? हाँ, बस लिख लिया। तो 8-10 लाइन की एक बचपना था शायद। उस कविता को पढ़ते ही जब भैया ने मेरी देख लिया तो भैया ने इतना उत्साह जाहिर किया कि जैसे कोई बड़ा कवि इसको या कवयित्री इसको लिख रही है। तो उनके मोटिवेशन से मेरे को बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक उत्साह पैदा हुआ लिखने के लिए। हाँ। और वैसे देखा जाए तो मेरी मम्मी भी अपने टाइम में लिखती थी और मेरी गलतियों को आज भी वो संवारने का काम करती हैं। और फिर 9, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन तक मैंने लिखा। कल्पना चावला अवार्ड फंक्शन में भी मैं एज अ पोएट कई बार गई। फिर उसके बाद नौकरी और जिम्मेदारियां, दूसरी चीज़ों में रुझान हो गया और धीरे धीरे ये कम से ना हो गया। अच्छा। फिर शादी हो गई तो घर परिवार में और नौकरी, दो चीज़ों में बैलेंस करते करते कविताएं कहीं खो गई। ये यूजुअली होता है। फिर उसके बाद 2017 की बात है, एक दिन बैठे मैं सोच रही थी कुछ, तो मेरे हस्बैंड को ये बात पता थी कि मैं पहले लिखती थी। तो उन्होंने बोला कुछ सोच रही हो क्या, कोई कवयित्री की तरीके से कुछ लिखना चाह रही हो क्या? तो मैंने उसको हंसी में टाल दिया और उस बात को उन्होंने पकड़ लिया। 2-3 दिन तक वो मेरे पीछे पड़े रहे कि नहीं तुम लिखो, तुम लिख सकती हो। तो फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे फिर से सपोर्ट किया और प्रेशर दिया कि मैं लिखूं, तो फिर से मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये मेरे भाई और मेरे हस्बैंड के जो पीछे पड़े हैं
अभी तक पीछे पड़े हैं, उनकी वजह से मैं लिखती आ रही हूँ। यार ये बहुत अच्छी बात है। खैर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमने देखा है आपकी बहुत प्यारी सी बेटी है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माँ बनने के बाद और माँ बनने से पहले आप अपनी राइटिंग के साथ जस्टिस कैसे करती हैं और उस चीज़ में किस तरीके से बदलाव आया है? माँ बनने के बाद शब्दों के तौर पर अगर देखा जाए तो भावनाएं बढ़ गई हैं, गंभीरता बढ़ गई है, और लिखने के साथ एक जस्टिस करना, एक न्याय करना, वो मेरा शेड्यूल टाइम टेबल नहीं है, वो उसका टाइम टेबल है। वो जब मुझे देती है कि छुट्टी, जब आपको समय देती है, मोस्टली टाइम होता है तो रात में ही हम लिखते हैं, जब वो सो जाती है। रात में 12 साढ़े 12 बजे के बाद शुरू करते हैं और 2 ढाई बजे तक लिखना रहता है, मेरा ये कार्यक्रम चालू अच्छा, रहता ये है। रहता है जब वो सो जाएगी, दिन भर सोचते रहेंगे। पहले होता था जैसे ही ख्याल आया बस उसको कागज़ पे उतार दिया, लेकिन अब ख्याल आया तो उसको वहीं पर रोकना पड़ता है, उसको बाद के लिए रखना बाद पड़ता के है लिए कि रखना जब पड़ता फुर्सत है। मिलेगी तो उसको फुर्सत शब्दों भी- में पिरोएंगी। फुर्सत का ही ये काम है। कविताएं लिखने की बात जब हम करते हैं तो मैं आपसे विषय जानना चाहूँगी, आप कौन से विषयों पर लिखना पसंद करती हैं और क्यों? सामान्यतः मेरे जो विषय हैं वो सामाजिक मुद्दे हैं, और उसमें भी मैं उन विषयों पे ज़्यादातर लिखना चाहूँगी जो नैसर्गिक हैं। जो नैसर्गिकता का मतलब है जो सही है हमारी या आपकी दृष्टि में नहीं, जो वास्तव में सत्य है। वास्तव में सत्य है जो, हाँ। और जो सामाजिक तौर पर सत्य है, नैसर्गिक न्याय है, उसके ही दिशा में लिखना पसंद करूँगी। और जो इसके विपरीत जाता है तो बस उसको रोकने के लिए अपने कुछ शब्द जारी करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, मतलब वो कविताएं बन जाती हैं। सुझाव कह लो, कह सकते हैं सुझाव है, लेकिन मैं खुद में इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं दूसरों को सुझाव दे सकूँ। अभी खुद को संवार रही हूँ तो दूसरों को क्या संवारूँ। नहीं, लेकिन कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। कोशिश जारी है। बिल्कुल। कवि जो होता है वो पढ़ता बहुत है ना? तो आप ये बताइए, आपके हिसाब से कोई ऐसे कवि जो आपको बहुत अच्छे लगते हो, जो आपको प्रेरित करते हो? मेरे हिसाब से मेरे जो हैं, वैसे तो लिस्ट लंबी है, लेकिन उसमें एक रचनाकार हैं, एक लेखक हैं जो हैं स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद, उनका जो लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका था, वह सामाजिकता पे लिखते थे, पर ज़मीन से जुड़ कर लिखते थे, जिसे आप अंग्रेजी में डाउन टू द अर्थ कहते हैं। चाहे वो 2 बैलों की कथा में हीरा मोती के माध्यम से एक किसान की कथा दिखाई, चाहे पूस की रात में एक गरीब किसान के बारे में बताया, चाहे एक मध्यम वर्गीय परिवार में घर में पर्दे की क्या वैल्यू होती है, क्या महत्व होता है, वो पर्दा, एकमात्र पर्दा पूरे घर की इज्जत को ढक के रखा हुआ है, उसके बारे में उन्होंने बताया। ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई है वो वास्तविकता के धरातल पर उतर कर बताई है, वो मुझे पसंद है। बहुत अच्छी बात है, वाकई मानना पड़ेगा आपकी पसंद बहुत अच्छी है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे उपन्यासकार हैं जो आज भी हमारे बीच ना होते हुए भी हमारे बीच जीवित है, कह सकते हैं, प्रेरित करते रहते। बिल्कुल। कविताओं से इतर आपने कभी उपन्यास लिखने के बारे में सोचा? फिलहाल इस विषय में तो नहीं सोचा है, पर क्योंकि उपन्यास खुद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको लिखने के लिए बहुत शक्ति की ज़रूरत है, और वैसा अभी मैंने कुछ ध्यान नहीं किया है, लेकिन आपने बोला है तो इस विषय में एक बार ज़रूर ध्यान दूंगी। आपका एक यूट्यूब चैनल है रश्मि की कविताएं नाम से, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करिए अपने विचार कि यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना और अपनी पोएम्स डालना, ये कैसा रहा? चैलेंजिंग रहा आपके लिए या आसान रहा? क्या कुछ रहा उसमें? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि मैंने कविताओं की शुरुआत क्लास 9 से की थी, और फिर उसके बाद रोक दिया था कुछ ऐसे ही घर की वजहों की वजह से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, जिस समय ये शुरुआत हुई थी कविताओं की, तब सोशल मीडिया का इतना ज़ोर नहीं था, लेकिन आज के दौर में समाज में अगर अपने आप को रखना है तो सोशल मीडिया पे तो आना ही था। पहले मैंने फेसबुक का पेज बनाया रश्मि की कविताएं 2017 में। हालांकि 2017 में शुरुआत थी, लेकिन उसको मजबूती दी मैंने 2018 में, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मेरे पास फुल टाइम बचा था।
क्योंकि मुझे उस वक्त आपके पास वक्त वक्त था। क्योंकि मैं जहाँ नौकरी करती थी, टीचिंग करती थी, वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ के रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई थी और उस टाइम पर मुझे कोई नई नौकरी मैं कर भी नहीं सकती थी। तो समय की ज़रूरत को देखते हुए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और फिर अब यूट्यूब। और टेक्नोलॉजी में कोई खासी दिक्कत नहीं आई, नहीं हुई, क्योंकि मैंने ओ लेवल किया हुआ है, तो मुझे कंप्यूटर्स की जानकारी है और बाकी कंप्यूटर्स और मोबाइल यूज़र फ्रेंडली होते हैं, तो धीरे धीरे सब चीज़ अपने आप होता गया, स्मूथली होती गई। यही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैम का बहुत अच्छा चैनल है यूट्यूब पर, फेसबुक पर पेज है मैम का, इंस्टाग्राम पर है जिसका नाम है रश्मि की कविताएं। तो दर्शकों से ये निवेदन है कि वो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेजेस को लाइक करें, कंटेंट देखें, पढ़ें और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, बहुत अच्छा लगेगा हमें। धन्यवाद। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स अभी तो फ़िलहाल रश्मि की कविताएं और रश्मि की हिमांगिनी है, जो कि रश्मि की बेटी है, और इससे अभी इतर तो सोचा नहीं है। लेकिन हाँ, वक्त मिलेगा तो, और ईश्वर ने सब सहायता की तो एक बार जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तभी मैंने ये सोच लिया था कि मैं फीमेल सोसाइटी के लिए, महिला वर्ग के लिए मैं कुछ योगदान ज़रूर दूंगी, चाहे वो कन्या के रूप में हो, चाहे वो एक यंग गर्ल के रूप में हो, यंग लेडी के रूप में हो, या एक औरत हो, किसी भी रूप में हो, वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, किसी भी रूप में हो, उनकी मदद मैं ज़रूर करूँगी। इसके लिए मैं एक प्रॉपर चैरिटी भी बनाऊँगी, ट्रस्ट भी बनाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो कविताओं की बात अगर हम कर रहे हैं और दर्शकों को बता रहे हैं कि आपकी कविताएं कैसी हैं, कैसी नहीं हैं, आपने हमें इतना कुछ बताया, अभी बहुत कुछ जानना बाकी भी है, लेकिन उससे पहले आप कुछ चंद अपनी पंक्तियां जो आपने लिखी हो, जो आपके दिल के बेहद करीब, वो कुछ सुना दीजिए छोटा सा हमारे दर्शकों को। ज़रूर। मेरी एक कविता थी, वो भी लड़कियों को बेस करके, जो कई राज्यों में ऐसा भी होता है, कई घरों में ऐसा होता है कि भ्रूण हत्या हो जाती है, लड़कियों को पैदा होते ही समस्या समझते हैं, उसके ऊपर है। आंगन की कली। हूँ मैं ज्ञानमयी गीता, हूँ मैं त्यागमयी सीता, हूँ मैं कुनबे के दुखों की औषधि, हूँ मैं सहनशील द्रौपदी। मेरे होने का सबको दो संज्ञान, समस्या नहीं, हूँ मैं समाधान। हूँ मैं पावन पवित्र गंगा, रूप मेरा धर्मों में ना रंगा। वक्त नहीं है कि अब मुझको टोको, वक्त है अपने बेटों को रोको। पुरुषों को मत मानो इतना विशेष, वरना रह न पाएगा मेरा भी अस्तित्व शेष। क्योंकि मुझ में भी है प्राण, समस्या नहीं, हूँ मैं समाधान। बहुत खूबसूरत। हूँ मैं पवित्र गंगा, समस्या नहीं, मैं हूँ समाधान। इतने अच्छे शब्दों में पिरोया है आपने पूरी कविता को कि मेरे रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो उठा इस कविता को सुनकर के। धन्यवाद। जाते जाते रश्मि मैम, उभरते कवियों को और हमारे व्यूअर्स को आप अपने तजुर्बे से क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी तो फ़िलहाल मैं खुद ही उभर रही हूँ पूरी तरीके से। मैं खुद ही कविता जगत में एक कली के जैसी हूँ, अभी मैं खुद भी नहीं खिली हूँ। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ, अगर आप लोग के पास कुछ है तजुर्बा तो मुझे ही दे दीजिए। लेकिन सिर्फ एक बात आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे डैडी ने हमेशा मुझसे कही है कि अपना ठिया मत छोड़ो। चाहे जिस भी क्षेत्र में रहो, जिस भी फील्ड में रहो, अपना ठिए पे मजबूती बनाओ, टिके रहो, लगे रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी, देर से ही सही पर ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमसे इतनी अच्छी बातें करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी रश्मि कुलवंत चावला, जिनसे हमने जाना सफलता तक पहुँचने का एकमात्र जरिया है निरंतर प्रयासरत रहना। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर
जल्द मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ। तब तक देखते रहिए अभिव्यक्ति मेरे यानी शेफाली दुबे के साथ।